हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अब अभी इस समय मैं बात करूंगा 9th चैप्टर का बी पार्ट जो हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जो पार्ट 1 में आप पढ़े थे उसको मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं। तो पार्ट 1 में आपको बताया था कि परिवहन का साधन बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ पूरे विश्व में। इसके चलते एक नया शब्द आया, ट्रेड, मतलब व्यापार विश्व स्तर पे बढ़ा। तो देखिए अचानक से ट्रेड नहीं बढ़ा। आप देखेंगे एंशिएंट के टाइम में, मिडाइवल के टाइम में, उसके बाद अभी मॉडर्न मतलब वर्तमान के टाइम में, तो ये निरंतर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मैं आपको बताया था कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के दोनों के बीच व्यापारिक फासला है। वर्तमान समय में भी आप देखते होंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ट्रेड करना आसान है। रीजन उनका परिवहन साधन बहुत अच्छा है, साथ साथ तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किंतु डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारी समस्याएं हैं जिस वजह से उनको जनरली आयात करना पड़ता है वस्तुओं का, वो निर्यात पे आश्रित नहीं है। अगर निर्यात करते भी हैं तो उतने अच्छे वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकते ताकि उनका ज़्यादा करेंसी मजबूत हो। और प्राचीन समय में आप देखे भी होंगे कि जनरली वस्तु विनिमय से शुरुआत होता है व्यापार और धीरे धीरे वो मुद्रा विनिमय की तरफ चलता है और लगातार उसमें डेवलपमेंट होता चला जाता है। उसी कड़ी में आगे मैं इसको जोड़ूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, किस बेस पे ये होता है। देखिए एक बात समझना होगा आपको, मैंने इस 5 बेसिस पे इसको समझाने का कोशिश करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन से आधार देते हैं। पहली बात क्या है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता में सबसे पहली भौतिक संरचना में भिन्नता। देखिए भौतिक संरचना का मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जो भौतिक संरचना में आएगा। एक तो मृदा सोयल है, जलवायु क्लाइमेट है और उच्चावच। आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में हाइट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके चलते ये तीनों कारण क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक। अगर ये प्रभावित करेगा तो इसके चलते विश्व में संसाधनों में भिन्नता है। एक्चुअली जो भी नेचुरल रिसोर्सेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवेलेबल हैं, सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको बाकायदा मैप में समझाने की कोशिश करूंगा। फिर समझिए कि विश्व में संसाधनों में भिन्नता है किस स्तर पे। पहला बोल रहा है खनिज संसाधन। देखिए विश्व में असमान वितरण, औद्योगिक विकास में भी असमानता। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस विश्व में अगर मैं बताऊं, देखिए समझने का कोशिश कीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो हो क्या रहा है इस क्षेत्र में, हमेशा आप क्या देखते होंगे कि जनरली किसी भी राष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में पर्वतीय क्षेत्र होता है। इधर रॉकी माउंटेन होगा, इधर एंडीज पर्वत होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यूराल पर्वत होगा, इधर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे पर्वत हैं। अफ्रीका में भी, भारत में भी आप देखने को मिलेगा पश्चिमी तट। तो इसी तरह से देखेंगे, साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में भी देखेंगे तो जनरली पश्चिमी तट में है। अब एक बात समझिए, दूसरा बोलता है जलवायु। जलवायु का मतलब होता है तापमान और वर्षा। जलवायु अलग अलग चीज़ों को प्रभावित करेगा। जैसे पहला क्या बोल रहा है कि जलवायु के कारण पादप व जीव जंतु में भी विभिन्नता होगा। जैसी जलवायु होगी वैसे ही तो पादप वहाँ उगेंगे ना। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि जलवायु के कारण उत्पादन मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो भी अलग अलग हो सकता है। जनरली देखते होंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रबड़, केला, कहवा, ये सारी चीज़ों का कृषि हो लेता है। लेकिन शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि ऊन का खेती होता है और गेहूं वगैरह का अगर फसल में देखेंगे तो होता है, ठीक है। जो तीसरा पार्ट है इसका, भौगोलिक संरचना। देखिए कभी भी पृथ्वी पर भौगोलिक संरचना किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में समान नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया था। अगर नहीं समान हो सकता है तो क्या असमानता है, तो कहीं पे आपको पर्वत मिलेगा, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल। हो सकता है मरुस्थल ठंडी मरुस्थल हो और गर्म मरुस्थल हो। जैसे भारत के स्तर पे अगर देखेंगे तो ठंडी मरुस्थल आप कहते हो लेह लद्दाख को, और गर्म मरुस्थल बोलते हो थार मरुस्थल को, ठीक है, जो राजस्थान में है। तो अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है और पर्वत पठारी क्षेत्र है, अब ये सी बात है वहाँ पे उत्पादन नहीं होगा, अर्थात उस क्षेत्रों में व्यापार नहीं होगा। क्यों व्यापार करेंगे, और अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। सेम चीज तो जलवायु भी प्रभावित करेगा, भौगोलिक संरचना करेगा, साथ साथ खनिज संसाधन। अगर खनिज संसाधन की बात करूं, अगर जिस टाइप का खनिज होगा उसी टाइप की तो उद्योग लगाओगे ना, और अगर उस टाइप का उद्योग लगा रहे हो इसका मतलब उसी टाइप की डेवलपमेंट वहां पे होगा। तो बहुत मेजर फैक्टर अदा करता है खनिज, कि खनिज की उपलब्धता कैसी है, उसी टाइप की उद्योग लगती है। रीजन उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने बखूबी इस चीज़ को समझाया, ठीक है। अब आप समझिए विश्व में ये तो बता चुका। अब यहाँ पे जनसंख्या, जनसंख्या में आप देखिएगा कि जनसंख्या कैसे प्रभावित करेगा। दूसरा जो है ये वाला मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जनसंख्या कैसे प्रभावित करेगा किस किस को,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, तो देखिए जनसंख्या हो सकता है कि उसका आकार कैसा है, उसका घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, पॉपुलेशन का वितरण कैसा है। अगर ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे व्यापार ज़्यादा होगा, क्योंकि मांग ज़्यादा होगा। देखिए जनसंख्या का आकार, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी अत्यधिक है इसका मतलब वहाँ पे डिमांड क्या होगा, ज़्यादा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप सप्लाई ज़्यादा करोगे, अर्थात व्यापार ज़्यादा होगा। आंतरिक व्यापार भी होगा, इंटरनल ट्रेड, और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाह्य व्यापार, या कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। रीजन अगर कोई डिमांड कर रहा है तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, उसके चलते आपका व्यापार बढ़ेगा। दूसरी जो बात है वो है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में देखिएगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे ईरान के क्षेत्र में देखिएगा कालीन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ साथ चीन में देखिएगा तो चीनी मिट्टी के लिए, अब तो ना जाने चाइना क्या क्या नहीं बनाता भाई। उसके बाद इंडोनेशिया देखिएगा तो बटिक वस्त्र, एक्चुअली एक वस्त्र का प्रोडक्ट टाइप होता है बटिक वस्त्र, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी आपको मैं बता रहा था जनसंख्या से संबंधित, जलवायु से संबंधित, खनिज संसाधन, भौगोलिक संरचना। आपको एक बार मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल मैप ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए ये जो आप किसी भी देश को देख रहे हैं तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो एक्चुअली क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। जो आप ग्रीन देख रहे हैं वो कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। तो देखो कभी भी अगर व्यापार होगा तो जनरली मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन भी अगर जनसंख्या भी होगा तो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में कम होगा। इसका मतलब भौगोलिक संरचना व्यापार को प्रभावित करेगा। दूसरी बात जनसंख्या भी व्यापार को प्रभावित करेगा। तीसरी बात जो आपको मैं समझाने की कोशिश किया था, खनिज संसाधन। अगर खनिज संसाधन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे व्यापार ज़्यादा होगा। इसका मतलब चाहे खनिज संसाधन हो, चाहे जलवायु हो, और चाहे आपका भौगोलिक संरचना हो, ये तीनों चीज़ व्यापार को प्रभावित करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे कि मैंने बताया था जनसंख्या का आकार, तो ऑब्वियस सी बात है मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ अगर थोड़ा पठारी क्षेत्रों में और भी कम होगा, और पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल कम होगा। सेम चीज़ लागू होगा सबके साथ। जैसे यहाँ बता रहा था रॉकी पर्वत, यहाँ एंडीज पर्वत, इस साइड में भी देखिए पर्वतीय क्षेत्र, भारत का भी देखिए वेस्टर्न घाट है। तो जनरली क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के पश्चिमी भाग में पर्वतीय क्षेत्र देखने को आपको मिलेगा। यही चीज़ मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा था मैप के थ्रू। अब एक बात और समझिए, आर्थिक विकास की प्रावस्था जो आपका तीसरा खंड है। ठीक, तो इसमें मैंने दो सेक्शन में बांट दिया कि एक विकसित और दूसरा विकासशील। देखिए विकसित देशों के पास तकनीक अत्यधिक होने के कारण विकसित देश जनरली क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे तकनीक और मशीन के माध्यम से। इसका सीधा मतलब है कि ये आयात क्या करेंगे, कृषि आधारित प्रोडक्ट का आयात करेंगे, और निर्यात क्या करेंगे, ये निर्यात क्या करेंगे, मशीन और तकनीक। दोस्त एक एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई फ़ोन खरीदता है और कोई चावल उसको बदले में देता है, तो एक फ़ोन मतलब 10,000 रुपया, और चावल कितना क्विंटल आपको उसको देना पड़ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब इन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन इसका अपोजिट अगर देखिएगा विकासशील देशों में, तो आयात क्या करते हैं, तकनीक या मशीन, निर्यात क्या करते हैं, कृषि उत्पादन। इस वजह से इनको हानि ज़्यादा होता है और इनको लाभ ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हैं। चौथी बात क्या है, विदेशी निवेश की सीमा। देखिए अगर निवेश लगातार बढ़ता चला जाएगा तो विकासशील देशों में क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं। जनरली होता क्या है कि कुछ ऐसे मुल्क हैं या राष्ट्र हैं जहाँ पे खनिज संसाधन तो है किंतु तकनीक नहीं है। तो तकनीक नहीं होने की वजह से एक समस्या आता है कि क्यों नहीं है तकनीक, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कैपिटल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं उस जगह पे। यहाँ जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूंजी का क्या होगा, अभाव होगा। तो जब निवेश करेंगे लोग किस सेक्टर में करेंगे, तेल का खनन के लिए, बागवानी के लिए, कृषि के लिए और माइनिंग के लिए, खनन के लिए। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, लेकिन ज़्यादातर फायदा वो राष्ट्र उठा जाते हैं जो वहाँ इंस्टॉल करते हैं प्लांट को। ठीक। पांचवी बात है परिवहन या ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम या परिवहन तंत्र कह सकते हो आप, क्या हो रहा है, लगातार क्या किस चीज़ को बढ़ावा देता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, ट्रेड को बढ़ावा देता है। क्योंकि देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज अगर ये सारा अच्छा होगा, और वैसे भी जिसके पास नहीं है जिस मुल्क में, वो लगातार उसकी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अगर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, अब ये सी बात है आपका ट्रेड बढ़ेगा। वर्तमान समय में देखेंगे वन बेल्ट वन रोड, बार बार इसका नाम ले रहा हूँ, चाइना ने इनिशिएट किया था। अमेरिका को छोड़कर लगभग सारे दुनिया को ये कनेक्ट करता है, तो ये चाइना के द्वारा किया गया। कुछ भारत का अगर मैं डेवलपमेंट बताऊँ ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में, तो एक है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखे होंगे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन सबको बढ़ावा मिल सके। साथ साथ
देखे होंगे कि नेशनल वाटरवेज बनाया जा रहा है, और अभी नेशनल वाटरवेज 1 जो हल्दिया और इलाहाबाद को कनेक्ट करता है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, ये चीज़ आप याद भी रखिएगा। न्यू एयरपोर्ट्स बनाया जा रहा है, बार बार कह रहा हूँ 100 नए एयरपोर्ट अभी बजट में दिया गया, और न्यू पोर्ट्स बंदरगाह का भी निर्माण किया जा रहा है। जनरली हमारे देश में पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, किंतु उनमें सुधार की आवश्यकता है, इस वजह से किया जा रहा है। और भारत वैसे भी कह रहा है, अभी लगातार कोशिश कर रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। बहरहाल अभी कोरोना की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं मंदी होगा, तो ऐसी बात है भारत की 5 ट्रिलियन की जो ख्वाहिश है फिलहाल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल प्रयास जारी रहेगा। अब देखिए व्यापार की दिशा, तो व्यापार की दिशा में 2 शब्दों को आप समझिए, एक विकसित देश, दूसरा विकासशील देश। विकसित देश क्या चाहता है? रॉ मटेरियल लेना विकासशील देशों से। इनके पास रॉ मटेरियल है लेकिन तकनीक नहीं है, इस वजह से ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को ही निर्यात कर देते हैं। तो यहाँ आ गया, ये क्या करते हैं? यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं बड़े बड़े, और बनाकर सामान मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को विकासशील देशों को बेचते हैं। तो दोस्त इनको बेनिफिट ज़्यादा होता है, फिर यही बात है, देख रहे हैं। और चाइना और भारत जैसे कुछ देश हैं जो अब निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा चाइना की अगर ट्रेड मार्केटिंग, तो चाइना लगातार दुनिया को पीछे छोड़ रहा है, अमेरिका को चैलेंज दे रहा है। और अभी देखते होंगे नया शब्द सुनने को मिलता होगा, ट्रेड वार, इसका मतलब व्यापार युद्ध। और अमेरिका और चाइना के बीच ये लगातार जारी है रीजन। चाइना लगातार प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और अमेरिका पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसे में क्या होगा? दोनों के बीच संघर्ष होता है, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि विश्व स्तर पे पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की, तो इन दोनों में हमेशा संघर्ष की स्थिति जारी है। अब एक और शब्द देखिए जो लास्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना पड़ेगा, उसका नाम है गैट। तो गैट से कैसे WTO का निर्माण होता है? तो देखिए गैट सबसे पहले है क्या और कब बना? तो 1948 में बना था, ठीक है। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका मतलब जब विश्व में देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, जब अमेरिका ने जापान का हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु हमला किया, तो जापान को जैसे ही वो घुटने टेकता है अमेरिका विजयी होता है, मतलब कह सकते हो आप मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? वैश्विक स्तर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यापार बहुत ज़्यादा कम गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम गया। एक तो रीजन था युद्ध, दूसरा रीजन था उच्च व्यापार की शुल्क, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, तो वो भी वो लोग वहन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात है नैम एक नया संगठन बन चुका था, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको बोलते हैं। तो देखेंगे कि जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र होते थे वो सीधा गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो रहे थे, और इसमें से भारत बड़ा अग्रणी भूमिका निभाया था, उसमें नेहरू का योगदान माना जाता है। तो देखिए जब नए राष्ट्र बन रहे हैं, मतलब जो भी आज़ाद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो कभी भी दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकता जो मजबूत है। इसका मतलब तो विश्व स्तर पे ये लोग भी व्यापार करने से वंचित हो रहे थे, इसी वजह से वैश्विक स्तर पर व्यापार कम रहा था। तभी गैट का स्थापना होता है 1948 में, और गैट धीरे धीरे उस चीज़ को, उस सीमा को तोड़ता है और व्यापार को बढ़ावा देने में सक्षम होता है। उसके बाद 1995 में जाकर WTO का निर्माण होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में भारत उसका संस्थापक देश बनेगा, ठीक है। तो कई बार सवाल आता है कि WTO कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 1995 हेडक्वार्टर जेनेवा, भारत उसका संस्थापक सदस्य है। WTO का कार्य क्या है? विश्व स्तर पे जितने भी ट्रेड हो रहे होते हैं जनरली उसको वो मॉनिटरिंग करता है, देख रेख करता है। किसी भी 2 राष्ट्रों के बीच या अन्य 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच अगर विवाद होता है उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी रखता है। तो जो मैं बोला हूँ वो आप समझिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 हेडक्वार्टर जेनेवा, भारत संस्थापक सदस्य। सदस्य देशों की संख्या देखिए वर्तमान में कितना है? 164। कई बार एग्जाम का हिस्सा रहा है, और ऑब्जेक्टिव पर्पस से पीटी के एग्जाम के लिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं? बाकी चीज़ें तो आपको ज़्यादा मेंस में सहायता देगा, लेकिन ये बात समझना होगा। अब देखिए इनका विवाद को जनरली डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का विवाद हमेशा देखने को मिलेगा, हर बार चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि डेवलप्ड देशों का कहना होता है कि आप लोग थोड़ा सा जो सब्सिडी दे रहे हो उसको कम कीजिए, उसके चलते हमारा व्यापार बाधित होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बोलता है कि हमें सब्सिडी देना पड़ेगा। फिर पर्यावरण के इशू को लेकर चर्चा हो रहा होता है। खैर अभी ये टॉपिक आपका नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है इनका हर एक 2 साल पर। पहला जब 1995 में बना था तो पहला हुआ था मीटिंग कहाँ पे? सिंगापुर में। तो कई बार पूछता है कि पहला मीटिंग का हुआ? 2017 में हुआ था अर्जेंटीना में, 2019 में हुआ था नई दिल्ली इंडिया में, और 2020 में प्रस्तावित है कजाकिस्तान में, लेकिन हो नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप बोलोगे कि 19 के बाद 21 होना चाहिए, एक्चुअली 20 में ही होने वाला था। कजाकिस्तान देखेंगे कि 2015 में इसका
सदस्य बनता है कजाकिस्तान। उसके पहले कजाकिस्तान इसका सदस्य नहीं था। अभी देखे होंगे इन्होंने अपना राजधानी भी चेंज किया, नूर सुल्तान नया राजधानी है कजाकिस्तान का। एक इसका अंतिम पार्ट बचा हुआ है, लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है, वो है प्रादेशिक व्यापार समूह। तो देखिए विश्व स्तर में क्या हो रहा है, 50% से अत्यधिक व्यापार हो रहा है इसी टाइप का। प्रादेशिक का मतलब आप क्षेत्रीय कह सकते हो। जनरली आप देखते होंगे कि यहाँ पे क्षेत्रीय व्यापार करने का एक बेनिफिट होता है, FTA को बढ़ावा मिलता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे इसका मतलब आपको सीमा शुल्क कम करना पड़ेगा। अगर सीमा शुल्क कम करेंगे इसका मतलब टैक्स कम लेंगे, और अगर टैक्स कम लेंगे तो वो सामान सस्ता होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा सेल होगा, बिकेगा। तो ये अच्छा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि व्यापार शुल्क कम हो जाएगा। दूसरी बात होता है कि क्षेत्रीय संगठन बनने लगे इसके चलते, जैसे एक यूरोपियन यूनियन आप देखेंगे, दूसरा आसियान देखेंगे, और भी अनेक है, जब आप पढ़ोगे पॉलिटी उसमें बताऊंगा। एक और शब्द आया, इसको भी समझना होगा, कई बार इसको पूछ लेता है, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाने लग गया। इससे क्या हुआ कि व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। ऐसा देखिएगा कि पाकिस्तान को हमने दे रखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, किंतु जब हमारा युद्ध होने लगा, उरी हमला हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, वो अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा फिलहाल भारत का पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसका मतलब हमारा ट्रेड पाकिस्तान के साथ कम चुका है। ठीक, तो यही था। अब हम पार्ट C देखेंगे। धन्यवाद।